बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है और सेकंड टर्मिनल का एग्ज़ाम होना निश्चित है, जिसमें क्लास 9th का विषय साइंस है। फुल मार्क्स जो है 40 नंबर का है। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। विषय साइंस है। इसके आज जो भी मॉडल सेट 1 है उसका सब क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 तक आप पूरा बने रहेंगे और देखेंगे, ताकि जो भी है डाउट आपका क्लियर हो सके। अगर किसी भी तरह की समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं पुनः इसको बता सकूं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है। 3 सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, जिसमें कि आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। इसमें सेट 1 का आज मैं बता रहा हूँ, साइंस का। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न 1 से 7 तक अति महत्वपूर्ण, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देनी है। उसी प्रकार 8 से 14 में भी है और बहुत सारा है। इसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन 1 में देखते हैं किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? ऊर्जा और शक्ति का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। यानी आप देख सकते हैं इसमें। दूसरा में है, किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग के किस प्रकार संबंधित है? तो वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति। ये आप लोग फार्मूला जानते हैं, आपको साइंस में पढ़ाया जा चुका है और इससे पहले बताया गया है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं कि H2O दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन कै गो है? यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। यानी 2 हाइड्रोजन यानी 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 ऑक्सीजन और 1 गुना 16, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे 2 प्लस 16 यानी कितना हुआ? 18U हुआ। आप देख सकते हैं इसमें। पुनः मैं बता रहा हूँ, H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। मैंने जल दिया हुआ है, जल में 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, यानी 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 16, यानी देख सकते हैं इसमें 2 प्लस कितना 16 यानी 18U। यू हम लोग लिखते हैं इसको आणविक द्रव्यमान को डिनोट करने के लिए यू लिखता है, इसलिए यू में कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। 1 मोल से आप क्या समझते हैं? 1 मोल से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, उत्तर बगल में लिखा हुआ है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिनमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है। आप एकदम डिफिनेशन इसका लिख लेंगे, हूबहू यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पुनः देख लीजिए, 1 मोल से आप क्या समझते हैं? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिनमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? राइजोबियम। एकदम देखिएगा, इसमें बहुत छाट के क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। और अगला है 6 नंबर, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है? आप जान रहे हैं एड्स के बारे में सभी लोग को बताया गया है। एड्स का बीमारी जो होता है HIV के कारण होता है और यह एक विषाणु है, जीवाणु नहीं है, यह क्या है? विषाणु है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो सभी को पता है 78% पाया जाता है, आपको साइंस में बता दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन 1 से 7 तक दिया हुआ है, लेकिन 1 से 7 में मात्र हम लोग को 5 क्वेश्चन बनाना है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 7 बना देंगे, आप अभी बनाएंगे 7, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद मात्र आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं।
अब आगे देख सकते हैं इसमें हम लोग सेक्शन बी में देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ है, 1 जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं 1 जूल। और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नहीं तो वीडियो स्टॉप करने के बाद इसको लिख लेंगे। देखें इसको पुनः एक बार। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। काजू माने कार्य का जूल। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो आप जान रहे हैं तरंग दैर्घ्य बराबर होता है वेग बटा आवृत्ति, यानी वेग आपके पास दिया है कितना 440 मीटर दिया हुआ है, आवृत्ति जो दिया है 220, यानी 440 बटा 220 करेंगे तो आपके पास 2 मीटर आएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। तरंग दैर्घ्य बराबर फॉर्मूला याद रखना होगा, वेग बटा आवृत्ति। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें सबसे कणों की संख्या ज्ञात करना है। कणों की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या n गुना Na होता है। कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या n गुना Na, यानी मोल बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो आपको पता है कि इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है कितना 46 ग्राम, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 23 होता है, यानी 46 बटा 23 अगर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मोलों की संख्या कितना होगा 2 आएगा। मोलों की संख्या कितना आएगा 2 आएगा। तो देख लीजिए इसमें कणों की संख्या n बराबर होगा मोलों की संख्या n गुना Na, तो मोलों की संख्या 2 आ गया। और एवोगाड्रो बराबर होता है कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 मोल आइए गया है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 लिखेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 आएगा। देख लीजिए आप लोग इसको 12.044 आ रहा है गुना 10 का पावर 23। अब हम लोग देखते हैं इसका एक बार पुनः, कणों की संख्या बराबर क्या होता है मोलों की संख्या गुना Na होता है। मोल बराबर क्या है द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान आपका दिया है कितना 46 ग्राम, और परमाणु द्रव्यमान सोडियम का होता है 23, डिवाइड करेंगे 2 आएगा। और n बराबर 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम होगा। अब अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। इसको आपको अच्छे से देखना होगा, इसलिए कि परमाणु मॉडल की जहाँ तक बात आती है तो इसमें जो परमाणु मॉडल का उदाहरण लिया गया है तरबूज से लिया गया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल तरबूज के समान दिखाई देता है, जिसमें प्रोटोन को लाल खाने वाले भाग तथा इलेक्ट्रॉन को उसके बीच से तुलना की जाती है। इसे फ्लॉम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को फ्लॉम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य बिंदु 2 है। पहला है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। दूसरा है, परमाणु में धन आवेश युक्त प्रोटॉन और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कितना 12।
0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देख सकते हैं इसमें आप ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है कितना 16 मोल की संख्या इसमें दिया है 0.5 और ऑक्सीजन का क्या होता है O2 होता है ना। तो O2 में यानी ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी 2 गुना 16 हो जाएगा कितना 32 आ गया। अब द्रव्यमान बराबर क्या होगा मोलर द्रव्यमान गुना मोल की संख्या, मोलर द्रव्यमान गुना मोल की संख्या। तो आप देख सकते हैं इसमें मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए हैं कितना आ गया है 32 आ गया और मोलों की संख्या कितना 0.5 दिया है। यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 मल्टीप्लाई 0.5 कर लेंगे। देखिए आगे करते हैं हम लोग इसमें द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या होता है और मोलर द्रव्यमान आपके पास 32 निकल गया है। देखिए 32 इंटू कितना होगा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 16.0 आएगा 16.0 यानी यही आपका आ गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण क्या है। बहुत ही आसान है। जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता का विकास करना ही इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण कहलाता है। जैसे हम लोग के कोरोना काल में बहुत सारा वैक्सीन लगा है, जैसे 2-3 वैक्सीन लग चुका है, यानी वही मान लीजिए कि हम लोग को प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जो टीका लग रहा है हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से उसको दे दिया जाता है ताकि वह जो अंदर से या कीटाणु हो या अंदर से जो बाहर से जो अंदर जाना मैंने सोच रहे हैं वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे है जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं लेकिन मुख्य रूप से इसका 3 कारण जो है देख लीजिए आप लोग ये क्या क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण जो 3 हैं जो प्रदूषण फैला रहा है, कारखानों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का नदी में विसर्जन करना। जैसे कल कारखानों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं डायरेक्ट वह नदी में नली के द्वारा भेज दिया जाता है, तो जो होता है जल प्रदूषण उससे बहुत ज़्यादा फैलता है। गंदे जल के नदी नालों में बहने से, जैसे कहने का गंदा जल है और डायरेक्ट उसका जो है नदी में उसको छोड़ दिया जाता है, इससे फैलता है। प्लास्टिक जैसे अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालने से, जैसे कहने का मतलब कि जल प्रदूषण जो होता है महत्वपूर्ण एकदम पूरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्लास्टिक और अपशिष्ट पदार्थों को जल में डाल देने से प्लास्टिक तो कभी गलेगा नहीं, इसलिए वह और फैलाता है। अब आगे सेक्शन हम लोग 3 में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी देख लीजिए 8 से 14 तक अभी हम लोग पीछे बनाए हैं। 8 से 14 में 7 प्रश्न हुआ जिसमें 5 प्रश्न आपको मात्र बनाने हैं। सेक्शन अब आते हैं हम लोग C में, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देख लीजिए गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु में जब गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गणितीय व्याख्या, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। वस्तु का विस्थापन s है, वह त्वरण a है। गति के द्वितीय नियम जानते हैं आप लोग, क्या होता है F बराबर ma। a बराबर क्या होता है F बटा m, यानी फोर्स बटा मास होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है फोर्स बटा मास। अब देख लीजिए इसमें पुनः एक बार, माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है u है तथा अंतिम वेग उसका t समय में उसका अंतिम वेग v हो जाता है। वस्तु का विस्थापन s है तथा त्वरण उसका a है। जान रहे हैं हम लोग किसी वस्तु का जब चलना प्रारंभ करता है तो उस समय उसका u का जो मान होता है 0 होता है। कितना होता है 0, लेकिन वह किसी समय को लेकर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसमें t समय लगता है और उसका कुछ न कुछ वेग
होता है। यानी एफ बराबर क्या हुआ एम ए, और ए बराबर क्या होगा एफ बटा एम। अब देखिएगा इसमें एफ बटा क्या होगा एम। तो हम लोग अब देखते हैं इसमें मास गुना क्या होता है त्वरण, एफ बराबर एम ए। आगे इसमें देखते हैं हम लोग गति के तीसरे नियम से। अब गति के तीसरे नियम से ए बराबर हो गया एफ बटा एम, निकल गया है मान यहाँ पे। अब आगे देखते हैं इसमें गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर 2as। वी स्क्वायर बराबर क्या चीज़ यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर कितना 0 प्लस 2, ए का मान एफ बटा एम निकाल लिए थे, अब एस का एस हो गया। यानी वी स्क्वायर बराबर कितना, अब देखिए 0 रख दिए यहाँ पे, वी स्क्वायर बराबर 2f s बटा एम। इसको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। जब क्रॉस करेंगे मान रखें यहाँ से, जब क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर बराबर 2f s, और एफ एस बराबर कितना, जैसे 2 को यहाँ ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे, इस 2 को ले जाएंगे तो 1/बाई में हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी एफ एस बराबर क्या चीज़ 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। पुनः एक बार देख लीजिए, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है ई स्क्वायर प्लस 2as, यानी वी स्क्वायर बराबर कितना 0 प्लस 2f बटा एम इंटू एस, 0 रख दिए हैं, यानी वी स्क्वायर बराबर 2fs बटा एम। क्रॉस करेंगे एम वी स्क्वायर बराबर 2fs, और एफ एस बराबर कितना एम वी स्क्वायर बराबर 2, और एफ एस बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिएगा एफ एस क्या चीज़ होता है कार्य, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, जो कि बल गुना विस्थापन होता है। यानी W बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, यानी हम लोग W बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर रख देंगे समीकरण 1 से, यानी W बराबर क्या आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर। वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित होता है, वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है वो गतिज ऊर्जा में संचित होता है। यानी K बराबर क्या चीज़ 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। K बराबर क्या होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। देख लीजिए आपका यही जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला निकालना था 1/2 एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का आ गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 16। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। क्या है, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है, तो आप देखेंगे इसको। जो पुनः एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। आगे क्वेश्चन आ गया, एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी आवृत्ति एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ द्वारा निरूपित किया जाता है। एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ से लिखते हैं। आवर्तकाल भी देख लीजिए। आवर्तकाल जो है दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत बिरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। पुनः दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत बिरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग का वेग तरंग दर और आवृत्ति में संबंध, जो इसका है संबंध, वो है क्या चीज़ आपके पास, तरंग का वेग बराबर क्या चीज़ तरंग दर गुना आवृत्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यानी आप इसको बढ़िया से देखेंगे। पुनः एक बार देख लेते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे एन या एफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। आवर्तकाल दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत बिरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। तरंग और आवृत्ति में संबंध होता है। तरंग वेग बराबर क्या चीज़ होता है, तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। अब देख सकते हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और नहीं तो वीडियो स्टॉप करके इसको एक बार ज़रूर लिख लेंगे सभी लोग। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। सबसे पहले हम लोग 17 का ये देखते हैं, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाती है। वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाती है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 12C6 और 14C6। देख लीजिए यहाँ 6 बराबर है, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या जो है वह बराबर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न है। एक का 12 है, एक का 14 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H1, 2H1, 3H1। इसमें भी देख लीजिए आप बारी बारी से तीनों का जो परमाणु संख्या है वह समान है, 1, 1, 1, तीनों में 1, 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है 1, 2, 3 है। समस्थानिक का अनुप्रयोग, समस्थानिक का अनुप्रयोग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग है। पहला है, इसमें देख सकते हैं पहला दिया हुआ है, यूरेनियम के 1 समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का 1 समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये बी का आंसर है। समस्थानिक के कोई 3 उपयोग है, देख सकते हैं। दूसरा है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जो कैंसर एक बहुत ही जानलेवा एक खतरनाक बीमारी है, उसका भी इलाज में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट को। और तीसरा जो है, घेंघा रोग के इलाज में भी आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कब किया जाता है? घेंघा रोग के इलाज में। घेंघा रोग आप लोग को बताया गया होगा कि गला में एक बड़ा सा फूल जाता है, जिसको हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होती है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट इसका 18 नंबर जो प्रश्न है आपके पास, जल चक्र क्या है? जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। जल चक्र का आलेख चित्र बनाते हुए इसका व्याख्या करें। देखिए इसमें बादल बनाया हुआ है, नदी बनाया हुआ है, पहाड़ बनाया हुआ है और समुद्र बनाया गया है। सबसे पहले देखिए बादल से है, इसमें बादल से वर्षा होती है। बादल से वर्षा जब हुई तो यह नदी नाला में आया, नदी नाला वहाँ से चल आता है तो समुद्र में मिलता है। और फिर धूप के दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उसमें गर्मी के कारण वही पानी वाष्प बनता है, सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण होता है और पुनः बादल बनता है, संघनन होता है और पुनः वर्षा के रूप में हम लोग को जल प्राप्त होता है। तो आप इस फिगर को देख लेंगे, एक बार इसको बना लेंगे। अगर जल चक्र का आरेख चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप देख लेंगे इसको। और आगे इसमें हम लोग देखते हैं, अब अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, इसमें चक्रण होते रहता है, यानी वाष्पीकरण होगा, संघनन बनेगा, जल होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग, ये रोग हानिकारक सूक्ष्मजीव रोगाणुओं द्वारा होते हैं। संक्रामक जो होते हैं ये रोग क्या होते हैं? हानिकारक सूक्ष्मजीव रोगाणुओं द्वारा होते हैं। ये रोग परजीवी जीवधारियों के कारण, पोषक तत्वों की हीनता के कारण या उपचारी त्रुटियों के कारण होता है। असंक्रामक रोग जो होते हैं पोषक तत्वों की हीनता के कारण होते हैं। सॉरी, जैसे हम लोग को खाना खाने की मात्रा में अगर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट विटामिन ना मिले तो हम लोग को असंक्रामित रोग के रूप में उसको रखते हैं। संक्रामित रोग रोगाणु, वायु, जल, भोजन, कीट या शारीरिक संपर्क द्वारा रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचता है। यानी संक्रामक जो रोग होते हैं, जैसे रोगाणु, वायु, जल, भोजन, कीट या शरीर संपर्क द्वारा रोग एक व्यक्ति से दूसरे रोगों में जो रोग पहुंचता है उसको संक्रामक रोग हम लोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग, ये रोग रोगी व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि अगला आदमी को कोई बीमारी है तो आप उसके सामने बैठेंगे तो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है असंक्रामक रोग में। लेकिन संक्रामक में क्या होता है कि संपर्क में आते ही आपको भी हो जाता है। तीसरा अंतर है
सीधे संपर्क द्वारा इसका प्रसारण होता है। संक्रामक रोग जो होता है सीधे प्रसारण होता है। जैसे मान लीजिए आपको खांसी हुआ है, चाहे आप छींक दिए कस के, अगल बगल में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे कीटाणु आएंगे और उसमें एकाएक पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग संक्रामक रोग बोलेंगे। लेकिन असंक्रामक रोग इस तरह का नहीं होता है और इस तरह से नहीं फैलता है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है। संक्रामक रोग जो होता है यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है। अगर आप एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अगला व्यक्ति में जो रोग है आप में भी हो सकता है। लेकिन असंक्रमित रोग में इस रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचारण नहीं होता है। इसमें जैसे है एड्स, आप एड्स देखते हैं, एड्स के बारे में जानते हैं, आपको भी बताया गया था पहले, HIV विषाणु के कारण होता है। उसी प्रकार इसमें जो होता है रोग मैरेस्मस होता है। अब